He defied the chair. Okay. Next question hour. Question 6-1, श्री ब्रिजलाल, कल भी आपका फर्स्ट नंबर आया क्वेश्चन। इसको भी क्वेश्चन नंबर 61। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने नीम कोटेड यूरिया का प्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन महोदय, नीम कोटेड यूरिया शुरू होने के बाद भी कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जो उसका दुरुपयोग करके पेंट इंडस्ट्री और प्लाईवुड इंडस्ट्री में इसका दुरुपयोग कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नीम कोटेड यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सभापति महोदय, यूरिया के दुरुपयोग के लिए हमने राज्य सरकारों को सारा निर्देश दिया है कि कौन सा इंडस्ट्रीज वहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है, और उसी के अलावा ज़्यादा फर्टिलाइजर कौन खरीदता है उसके ऊपर भी हमने कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कहा है। इस जरिए से हमने जो दुरुपयोग हो रहा है यूरिया, उसको रोकने का हमने प्रयास पूर्ण प्रमाण पर किया है, और उस राज्य सरकार को हमने उसको निर्देशन भी दिया है। माननीय सभापति महोदय, सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय बिजलाल, गोरखपुर खाद कारखाना 1968 में बना था और 1990 में बंद हो गया। मैं उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस फैक्ट्री को दोबारा अभी चालू किया। महोदय, गोरखपुर के अलावा देश में और कई खाद कारखाने ऐसे थे जो बंद हो गए थे कुप्रबंधन के कारण पूर्ववर्ती सरकारों में। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कारखाने देश में और बंद पड़े हैं उसको पुनर्जीवित करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसका डिटेल। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जो हमारे भारत सरकार के जो उर्वरक कारखाना बंद पड़ा था, गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, रामगुंडम और तलचर, आज वो सारे कारखाने रामगुंडम पिछला मार्च में चालू हो चुका है, और गोरखपुर 7 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री कर्म कामलों से चालू हो चुका है, और बाकी के सिंदरी, बरौनी और तलचर वो प्लांट अभी इन प्रोग्रेस में है। आने वाले दिनों में उसका प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान जी, डॉक्टर फौजिया खान फ्रॉम लोकसभा, प्लीज आप सवाल पूछें। सर, राज्यसभा मैं आपको लोकसभा की ओर देख रहा हूं, प्लीज। Sir, it was observed this year that the allocation for urea subsidy, including the payment for indigenous urea and direct benefit transfer in fertilizer subsidy, have suffered a heavy decline despite the government's mission for doubling farmers' income, sir. So what exactly is the rationale behind this? Thank you. Thank you. डेप्यूटी चेयरमैन साहब, यूरिया हमारे देश के किसानी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खाद है। देश में 240 से 245 लाख मेट्रिक टन यूरिया का इंडिजीनियस प्रोडक्शन होता है, और 300 से 325 लाख मेट्रिक टन यूरिया हमें कुल मिला के ईयरली हमारा कंजप्शन है। उसमें से 17 से 75 लाख मेट्रिक टन यूरिया हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि खाद की सब्सिडी कम की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि देश में खाद की कमी ना हो, इसलिए इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़े और इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी कम रहे, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इस साल गैस की प्राइस बढ़ने से यूरिया की प्राइस बहुत बढ़ गई। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने दुनिया से फर्टिलाइज़र जो हमें इंपोर्ट करना था वो 900 सामान्यतः हो 300 से $350 मेट्रिक टन दुनिया से हमें मिलता था, लेकिन इस बार उसकी प्राइस बढ़ के $900 प्रति मेट्रिक टन हो गई। यानी कि आज हम किसान को यूरिया की एक बैग 266 रुपीज़ में देते हैं, और 266 रुपीज़ के पीछे
आज जो $900 का यूरिया जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें 2,500 रुपया प्रति बैग सब्सिडी देनी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये सब्सिडी दी, किसान पर बोझ नहीं बढ़ाया और इस साल यूरिया और ऑल फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ के 1,49,000 करोड़ रुपया हो गए। 100,49,000 की सब्सिडी दे इस साल भारत सरकार ने फर्टिलाइजर खाद के लिए दी है। भूतकाल में इतनी सब्सिडी कभी नहीं दी गई है। हमारा कमिटमेंट है कि किसान को खाद मिलता रहे, सब्सिडी का बोझ जितना बढ़ना हो इतना बढ़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये भी बता दूं, इस साल एक ऐसी स्थिति निर्माण हो गई थी कोविड क्राइसिस के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में फॉस्फोरिक एसिड की प्राइस बढ़ गई, डीएपी दुनिया में मिलता नहीं था, शिप मिलती नहीं थी। ऐसी स्थिति में देश में डीएपी की डिमांड होती थी। जब किसान खाद की आवश्यकता होती है तब हो जाता है खाद खरीदने के लिए, वो वेट नहीं करता। जब उसको खाद नहीं मिलती तो तुरंत ही किसान अपनी बात को रखते हैं। इसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में डीएपी की कमी ना रहे, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई, लेकिन भी एक बैग पर 1,650 रुपया की सब्सिडी दी, लेकिन किसानों से हमने ज्यादा पैसा नहीं लिया। डीएपी 1200 रुपया में ही हमने देश के किसानों को उपलब्ध करा के हमने सब्सिडी इस साल सबसे हाईएस्ट किसानों के लिए यूज किया। माननीय सुशील मोदी जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि बिहार के बरौनी के अंदर जो फर्टिलाइज़र कारखाना है उसका डेट उद्घाटन का लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कब तक उसमें उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा और उसका इन्वेस्टमेंट कितना है और अभी तक कितना खर्च हो चुका है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे राज्य मंत्री ने बताया, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही हमारे देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार खाद्य उत्पादन हो, इसलिए 5 प्लांट का रिवाइवल कर रहे हैं। उसमें से रामागुंडम प्लांट ऑलरेडी कमीशन हो गया है, गोरखपुर प्लांट ऑलरेडी कमीशन हो गया है, सिंदरी और बरौनी दोनों फर्टिलाइजर प्लांट का काम गति से चल रहा है। मैं बरौनी के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो 2016 में उसका जैविक फाइनल हुआ था और उसके बाद उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट तय की गई थी 8,388 करोड़ रुपया और उसका फाउंडेशन स्टोन 2019 में 17 फरवरी को फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था। उसका ओवरऑल प्रोग्रेस आज माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। कोविड क्राइसिस की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है, 6-7 महीना लेट हुआ है, लेकिन हम आज 95% काम पूरा कर दिया है और जून 2022 में हम उसको कमीशन करके डेडिकेशन टू नेशन कर देंगे। थैंक यू। माननीय जयप्रकाश निषाद। माननीय उप सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि बंद पड़ा कारखाना गोरखपुर उर्वरक कारखाना को पुनः हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उसको निर्माण करा करके चलाने के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए एक बहुत बड़ा सवाल माननीय निषाद जी, सवाल पूछें। उप सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि उर्वरक कारखाना बन के तैयार हो गया है, कब तक किसानों को उर्वरक मिलेगा और साथ में वहाँ पर जो बंद पड़े कारखाना के जो पुराने एम्प्लॉय थे उनको क्या पुनः सरकार लेने का काम करेगी? धन्यवाद। एक ही सवाल पूछना है माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट के सहित 5 प्लांट बंद हो गए थे। 1990 के नियरेस्ट टाइम में बंद हुआ। फर्टिलाइजर की डिमांड तो बढ़ ही रही थी, लेकिन उसके प्रति उपेक्षा भाव रखा गया, उसको समय समय पर संभाला नहीं गया और इसलिए गोरखपुर प्लांट के समेत 5 प्लांट बंद हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि देश में खाद का उत्पादन होना चाहिए और ये उत्पादन हो, इसलिए 5 प्लांट को रिवाइवल करने के लिए डिसीजन लिया। गोरखपुर में भी रिवाइवल करने के लिए
डिसीजन लिया गया 2016 में, और 2016 में डिसीजन के बाद तेजी से काम चलाया गया और स्टेट ऑफ आर्ट विश्व में बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गोरखपुर में प्लांट लगाया गया है। उसका मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गया है और उसकी सप्लाई पूर्वांचल क्षेत्र में मिलना चालू भी आज के दिन में हो चुकी है। ये प्लांट वहाँ बनने से एक क्षेत्र की इकोनॉमी को भी बूस्टअप होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्लांट बनता है वहाँ कई ट्रक आएंगे, ट्रक वहाँ से खाद लेके जाएंगे, ट्रक में ड्राइवर होंगे, उसको भी रोजगारी मिलेगी, वहाँ छोटा मोटा ढाबा लगेंगे, उसको भी रोजगारी मिलेगी, अंदर काम करने वाले लोगों को रोजगारी मिलेगी, टेक्नीशियन लोगों को रोजगारी मिलेगी, इंजीनियर लोगों को रोजगारी मिलेगी। जब एक बड़ी इकाई निर्माण होती है तो कई लोगों का रोजगारी का सर्जन होता है। गोरखपुर में एक प्लांट के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगारी का सर्जन वहाँ हुआ है, उसका लाभ पूर्वांचल को होगा। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण और माननीय मंत्रीगण, आप दोनों से आग्रह है, माननीय चेयरमैन का सुझाव है हमेशा कि क्वेश्चन पूछते समय भी टू द पॉइंट और ब्रीफ हो, 0 आवर ना जाए और जवाब देने में भी इसकी सावधानी बरतें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 62 माननीय श्री डेरिक ओब्रायन जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी, पटेल पर रखा गया। धन्यवाद। Supplementary one, Mr. Thambi Durai. Deputy Chairman, sir. Minister has said regarding the compensation and the help to the workers who are involved in the COVID situation. Sir, we have to salute the doctors, nurses who sacrifice their life to save the life. That is the one thing. Pradhan Mantri Garib Kalyan package, what he said, insurance scheme for health workers fighting COVID was launched on 30th March 2022 to provide comprehensive personal accident cover of rupees 50 lakhs to 22 lakhs healthcare providing. So in that, in Tamil Nadu, it is mentioned 110 cases claimed, but given 55 crores. Sir, I am requesting you one question. Please question. Because this is a very serious thing. Whether the minister will consider to enhance that fund to give these doctors and nurses and other people who are involved Thank you. in saving Thank you. the COVID thing. Thank you, Mr. Thambi Durai. Thank you, please. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के हेल्थ कर्मियों को अभिनंदन देना चाहता हूं, जिन्होंने कोविड क्राइसिस की स्थिति में 1, 2 और 3 तीनों सर्ज में बहुत अच्छी तरह से काम किया। हमने दुनिया के सामने भी देखा है, दुनिया में जब कोविड पीक पर था तब डॉक्टर अपनी हॉस्पिटल छोड़ के चले गए थे, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी की, रात दिन काम किया, और नॉट ओनली फॉर डॉक्टर बट ऑल हेल्थ कर्मियों ने जो मेहनत किया, उसकी वजह से देश सक्सेसफुली कोविड क्राइसिस का सामना कर सका। और इस तरह से सरकार ने भी समय पर एफर्ट लिया। जब गरीब कल्याण पैकेज डिक्लेयर किया गया, उसमें हमारे हेल्थ कर्मी जो और फ्रंट लाइनर लोग देश के लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उसको 50 लाख का बीमा कवच दिया गया था, और आज तक उसको समय समय पर एक्सटेंड करते गए। लास्ट में अक्टूबर 2021 तक उसको एक्सटेंड किया गया, और 1616 देश में कुल मिला के हेल्थ कर्मियों को कंपनसेशन दिया गया, उसको बीमा के तहत सहायता दी गई, और ये सहायता के अनुसार 808 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया है, वो राशि 50 लाख के मर्यादा में। धन्यवाद। माननीय केसी वेणुगोपाल जी। I am also saluting the health workers, those who are worked very hard and lost their lives during the COVID session. But, Honorable Deputy Chairman, sir, it is very shame to say that the government of India still don't have the statistics, exact statistics of how many people, how many health workers died due to COVID. The answer is very clear that the government is telling, we are asking the question 15 days before. Then also government is saying we have no statistics. So this is, this is your question. Therefore, I am coming to the point, man. Yes. Last session also I asked the question, how many people died due to on COVID due to vaccine, due to oxygen shortage? Thank you. The answer was no person died due to no person died on COVID due to oxygen shortage. That was actually a misleading statement.
now also government is, my question, Yes. sir, please allow me, this is one of the important I'm questions. allowing you, I have already allowed you. My question, how many people have been given compensation so far in the country during the COVID Thank session? you. Thank you. COVID death? Thank you. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई इरिटेट होने का विषय नहीं है। भारत सरकार बहुत क्लियर है और हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए उसका सारा डेटा कलेक्ट स्टेट करते हैं और सेंट्रल मांगते हैं तो सेंट्रल को देते हैं। सेंट्रल ने सभी विषय पर डैशबोर्ड बनाया है और स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर उसमें डेटा सबमिट करती है। उसमें माननीय सीट पर सदस्य बैठकर कमेंट्स ना जो करें, प्रश्न प्लीज। पूछा है उसका मैं परफेक्ट रिप्लाई करना चाहता हूँ। WHO ने गाइडलाइन दिया था कि कैसे डेथ का डेटा आपको कलेक्ट करना है, उसके लिए भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया और सभी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आपके यहाँ कोविड से जिसका डेथ हो उसका डेटा उसमें सबमिट करना है। और सभी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक 5,33,000 कोविड से डेथ हुआ है ऐसा डेटा सबमिट किया है और डेटा सार्वजनिक है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, कोई इरिटेट होने की बात नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो भी, और उसके बाद फिर भारत सरकार ने कहा भी आपने उसमें भी आप डालना चूक गए हो तो आप रिकंसाइल कर सकते हो, तो कई स्टेट ने रिकंसाइल भी किया है और मैं ये केरला तो हर दिन रिकंसाइल कर रहा है, 20,000 से अधिक रिकंसाइल कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो भी फिगर देंगे वो फिगर हम यहाँ बताते हैं, उसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य और भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगेंगे तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन स्टेट ने दी है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। माननीय श्री केजे अल्फोंस। Government of India has been extremely prompt in paying this compensation to 1,616 people, 880 crores paid. I would like to know from the Honorable Minister, I see that some hospitals are not cooperating. They do not want to issue that certificate, sir, under the format, and because they want to suppress the information that somebody from their hospital died. I can just quote you, sir. Please put your question, Mr. Sir, Alfonso. I have what requested action- several times. Sir, what action would the government take against these hospitals which are refusing to issue that certificate in the prescribed format? And what action will be taken by the government against those hospitals which refuse to report these cases? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, को हॉस्पिटल ने अपने आंकड़े सब नहीं डिक्लेयर किया हो, वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है, कंपाइल करके स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजती है। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट भी फिर से एडवाइजरी डिक्लेयर करे, हम भी यहाँ से एडवाइजरी डिक्लेयर करके सभी हॉस्पिटल अपना डेटा सबमिट करें, ऐसा आग्रह करेंगे। Thank you. Question number 63. Dr. Kirori Lal Meena. Dr. Kirori Lal. जी सर। माननीय मंत्री जी। हाउस। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, ये जो IPDS योजना के तहत जो भी काम कराए जा रहे हैं वो अभी राजस्थान में पूरे नहीं हुए, जबकि ये योजना मार्च 2022 में बंद कर दी जाएगी। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पैकेज की तर्ज पर राजस्थान में भी IPDS योजना के कार्य की अवधि बढ़ाई जाएगी? धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, IPDS की अवधि बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। उसका कारण यह है कि हम लोग एक नई योजना लेकर के आ रहे हैं, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसके अंतर्गत 3,03,000 करोड़ का प्रावधान है राज्यों को अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए। उसी योजना से और भी सुदृढ़ीकरण के लिए जो राशि चाहिए ये राजस्थान सरकार ले सकती है। IPDS में भी करीब करीब उनका एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट अबाउट 90% के आसपास आ गया है। कुछ ही प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि शॉर्ट क्लोज होंगे, तो वो जो भी शॉर्ट क्लोज होंगे उसको वो नए योजना में ले सकते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री। सभापति महोदय, IPDS योजना के काम जितने भी राजस्थान में हुए उनमें व्यापक स्तर पर गबन घोटाले हुए हैं और इसमें 60% से भी ज़्यादा केंद्र का फंड लगा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उन गबन घोटाले की जांच केंद्र की किसी सक्षम एजेंसी के कराने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नोट कर लिया है। हमारे यहाँ से एक टीम जाएगी और योजनाओं को
सभी योजनाओं को तो नहीं, एट रैंडम कुछ योजनाओं को चयन करके हम लोग वेरीफाई करा लेंगे कि जो काम बताया गया कि हुआ है वो वास्तव में हुआ है कि नहीं, वो हम लोग इंस्पेक्शन करा लेंगे। धन्यवाद। माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। Sir, under IPDS scheme, they wanted to ensure 24/7 supply to the urban areas, and also the central government allocated the funds and released in respect of the state of Andhra Pradesh 501 crore as the share of the central government. Whether this IPDS covering projects are on ground in respect of Andhra Pradesh and the state government, and at what stage it is there, since during winter session there is power cuts are there in the state of Andhra Pradesh, and further indicated the state government, This question. indicated the government power cuts are more in coming season. उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश को हम लोगों ने under various schemes, including the IPDS, we've given, under the IPDS we have given 879 crores. Under RAP, DRP we gave 507 crores. Under the Deen Dayal Gram Jyoti Yojana we gave 941 crores and 645 crores. In all we gave 2,972 crores to Andhra Pradesh. In which, this was the size of the project sanctioned. The budgetary grant, the grant from Government of India, out of that 2,970 crores, the grant from Government of India was 1,976 crores, and the rest was loan. Now, under that, they have spent, we have released 1,821 crores as our share of the grant, which is 92% of the expenditure. And all the money which we have released, they have constructed 308 new substations, augmented the capacity of 96 substations. They purchased 21,838 transformers, laid down 8,439 LT lines, 6,258 circuit kilometers, etc., etc. So, I'll give you the overall figure, sir. The overall situation is this, that the average availability of power in the rural areas in 2015, when we carried out a survey, it was about 12 hours approx. Now today, it is about 21 hours. So just because of the strengthening of the distribution systems, the transmissions, we have connected the whole country into one grid. We've strengthened the distribution systems. Mr. Vice Chairman, Mr. Deputy Chairman, sir, in the past 5 years, under various schemes, Deen Dayal Gram Jyoti Yojana, IPDS, Saubhagya, etc., we have sanctioned schemes worth 2,02,000 crores. Out of which the Government of India grant was about 1,41,000 crores. And as a result of that, the distribution system has been strengthened in such a fashion that today, in the rural areas, the availability of power is 21 hours, in the urban areas is 23 hours. That's the last survey we carried out. And our objective remains to increase that availability to 24 hours. There are some gaps. Now, those gaps are partly because of many of the distribution companies being in losses, heavy losses, especially the government-owned distribution companies. So they are not able to buy the power. Now those losses need to be addressed. Otherwise, the systems we have strengthened. Now anything remaining, as far as the system strengthening is concerned, we shall do under the new scheme, the revamped distribution sector scheme. But that scheme is conditional. That scheme is conditional. We shall give money only to those distribution companies and those states who take steps to reduce the losses. Because we just can't keep on pumping money into a bottomless well. So, we will give money for changing HT lines, LT lines, setting up substations, etc. But if the distribution company does not have the money to maintain it, after 5 years, the distribution system will again collapse down. And after 5 years, we'll be back where we started.
So this scheme we have made conditional. We shall give money only to those distribution companies which decide to take steps to reduce the losses, and the state government stands by it. Thank you. माननीय रिपुन बोरा जी. Sir, in the reply, Annexure 1, the minister has showed here that the total for all the states of the projects under IPDS approved cost is 30,802 crores. And the Government of India grant is 19,332 crores. Now my question is, sir, whether the remaining part Government of India will give to the state or not, because if the Government of India does not give, the state has no power to complete it. It will be lying half done, sir. Thank you. So I want to know from this. Thank you. Mr. Deputy Secretary, sir, most of the schemes are reported to have been completed by the states. There are some gaps, and we have given them time till the end of February to submit the completion reports, after which these funds will be released. So these funds are balance funds which shall be released on the receipt of completion reports. We expect the completion reports of most of the schemes, almost about 95% of the schemes, to reach us by end of February. The scheme sunset date is 31st March. We don't intend to extend it. So whatever portion is left for, if any part of the work is left, that can be covered under the new scheme. Thank you. माननीय दिनेश चंद्र अनगड़िया. माननीय सभापति महोदय जी, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने बोला है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में समेकित विद्युत विकास योजना के तहत कोई योजना है कि अन्नदाता ऊर्जादाता बन सके. अगर नहीं है तो ऊर्जा मंत्री इन पर विचार करना चाहेंगे. धन्यवाद. ऑलरेडी स्कीम है जो कि चल रहा है, उसका नाम है कुसुम. उसके अंतर्गत किसान अपने बंजर भूमि पर सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और उससे ऊर्जा जो भी पैदा होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां खरीदेंगी. और ये इस योजना के अंतर्गत काम चल रहा है. कुछ कठिनाइयां थी बैंक्स के द्वारा लोन देने में, तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पदाधिकारियों के साथ और बैंक के ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आरबीआई और बैंकों के साथ बैठक की और वो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए हैं. बैंक्स ने अपना नया एक सर्कुलर जारी कर दिया है. अब ये स्कीम और तेज़ी से चलेगा और यह स्कीम बहुत पॉपुलर है. इस योजना के अंतर्गत जो किसान हैं वो अपने बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगा करके ये बिजली बेच सकते हैं और उससे काफ़ी इनकम होता है. अगर वो खुद भी सोलर पैनल लगा सकते हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है, वो चाहते हैं कि डेवलपर से लगवाएं तो डेवलपर से भी लगवा सकते हैं अपनी ज़मीन लीज पर दे करके. और अगर अपनी ज़मीन लीज पर दे करके डेवलपर से भी लगाते हैं तो लीज रेंट उनको मिलता है करीब 20 से 25 हज़ार प्रति एकड़ प्रति वर्ष, जो कि काफ़ी अच्छा इनकम. तो और अगर खुद पैदा करते हैं तो उनका प्रति एकड़ प्रति वर्ष इनकम चला जाएगा 35,000 40,000 प्रति वर्ष प्रति एकड़. अगर उनका कल्टिवेटेड लैंड है तो उस पर स्टिल्ट्स पर भी लगा सकते हैं. ये प्रावधान है. धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर 64, माननीय राम विचार नेताम जी. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री राम विचार जी. माननीय राम विचार जी. धन्यवाद उपसभापति महोदय. मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत जो आने वाले ज़िले हैं, ट्राइबल ज़िले, इन ज़िलों में स्वास्थ्य की जो सुविधा है, ये कह सकते हैं महोदय कि केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत सारे उन सुदूर अंचलों में भी स्वास्थ्य सुविधा मजबूत हुई है. इसके बावजूद ये जो चित्र आया है बहुत ही दयनीय है और चिंताजनक है महोदय. मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में जनजाति क्षेत्रों में
महिलाओं, बच्चों, नवजात की मौतें काफ़ी बढ़ी हैं। गर्भवती महिलाओं में बताए गए मौतों के कारणों में हेमरेज, सेप्सिस, गर्भपात, प्रसव में रुकावट, इस तरह के अनेक बीमारियों से मरने की शिकायत आई है। महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि ये जो ट्राइबल एरिया है छत्तीसगढ़ के, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, जसपुर, हमारा कांकेर, कवर्धा, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, माननीय इन रामचारी जिलों में सवाल। अगर वर्षवार हम देखें तो जहां 2021 में 3139 लोगों की मौतें हुई, 2021-22 में आप सवाल पूछे 2218 माननीय रामचारी जी, सवाल पूछे। महोदय, जिसमें कि हमारा गृह जिला बलरामपुर है, जिसमें 6 महीना के अंदर सैकड़ों लोगों की मौत हुई। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि इसमें क्या ऐसा कारण है कि प्रति वर्ष इस तरह की बीमारियों के चपेट में आकर के सुदूर अंचल में निवास करने वाले लोग जो है बेमौत मारे जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद, क्या सवाल पूरा हो उपाय गया, आपने प्लीज। किया है और राज्य सरकार धन्यवाद, को आप सवाल पूरा हो गया। माननीय रामचारी जी, प्लीज। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार माताओं की और बच्चों की सुरक्षा को लेके अनेक योजनाओं के माध्यम से राज्यों को ये निर्देश गए हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो हो, वो कम करने के लिए प्रयास करें। और उस तरह से आज IMR देखा जाए तो पूरे भारत में वो कम होता नज़र आ रहा है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा, छत्तीसगढ़ में वो अभी भी कम हुआ नहीं है। उसी तरह है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, जो कि भारत में एवरेज कम हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो आज भी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि राज्य सरकार ने भी कुछ जो योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, माल न्यूट्रिशन से लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, तो माल न्यूट्रिशन डायरेक्ट कॉज नहीं है, लेकिन बाय रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इट कैन कॉज द इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। सर, ये रिस्क इंक्रीज होती है प्रेगनेंसी में, और छत्तीसगढ़ में ये 7% इसका इन्फेक्शन का रेट आया है। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार ने ये इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देना चाहिए। वहाँ पे देखा गया है कि एंटीनेटल चेकअप जो कि वो भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन लगातार वो भी कम होता जा रहा है। उस पर राज्य सरकार ने आवश्यक कदम उठाने चाहिए। केंद्र सरकार लगातार प्रयास राज्यों के साथ कर रहे हैं और अनेक योजनाओं के साथ मैंने विस्तृत में जवाब में भी कहा है। जननी सुरक्षा योजना हो, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो, अनेक योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ऐसे अनेक योजनाएं हैं और साथ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिससे कि ये रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री और संक्षेप में सिर्फ एक सवाल रामविचार जी। जी, धन्यवाद महोदय। इन क्षेत्रों में खास करके जो बलरामपुर जिले हैं, कोरवा जाति, पहाड़ी कोरवा, पंडो जनजाति, इसी प्रकार से बाकी प्रदेश में ये स्थिति है महोदय। क्या माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन क्षेत्रों में हर साल इस तरह की बीमारियों के चपेट में लोग आते हैं, क्या यहाँ के लिए कोई स्पेशल टीम भेज करके वो इसकी जांच करवाएंगे और उस जांच रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई करना चाहेंगे? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लगातार केंद्र सरकार प्रयास कर रही है,
लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने भी उसे ध्यान में रखते हुए लोकल, जबकि एनएचएम के थ्रू सारा राशि आवंटित जो होता है केंद्र के माध्यम से वो दिया जाता है, लेकिन फिर भी अनेक ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने माननीय सदस्य ने कहा है अगर उन ज़िलों में काम कम हो रहा है तो ज़रूर केंद्र सरकार इस पर मीटिंग के माध्यम से वहाँ पे प्रयास करेगी, और अगर ये उनका इसमें काम नहीं हुआ तो ज़रूर केंद्रीय टीम उन्हें जाएगी और ये वहाँ की संख्या को देख के उस पर काम आगे बढ़ाने में मदद की जाएगी। धन्यवाद। श्रीमती छाया वर्मा जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय सांसद जी का सवाल था कि पिछले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिला और बच्चे को इनकी कितनी मौत हुई। मुझे खुशी इस बात की है कि छत्तीसगढ़ में 3 साल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है एक भी मौत, ना बच्चों की ना गर्भवती महिलाओं की कुपोषण से एक भी मौत नहीं हुई है। इसका मुझे गर्व है, मुझे खुशी है। और जो मौतें हुई है वो अन्य कारणों से हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप एनएचएम में राशि बढ़ाएंगे क्या छत्तीसगढ़ सरकार? धन्यवाद। आदरणीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि माल न्यूट्रिशन को लेके, चाहे वो बच्चों या माताओं की सुरक्षा को लेके, ये सरकार किसी की भी हो, हमारा दायित्व है कि हर बच्चा और माता सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं कि हर एक राज्य में किसी के भी मौत ना हो, माल न्यूट्रिशन से भी ना होए और किसी इन्फेक्शन से भी ना होए। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने जो उपस्थित मुद्दा किया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि एनएचएम के माध्यम से पिछली साल हमने जो राशि आवंटित की थी छत्तीसगढ़ के लिए, वो लगभग 979 करोड़ थी, जिसके माध्यम से अनेक योजनाओं के साथ एनएचएम ने वहाँ पे राशि दी है, और ये योजनाओं के माध्यम से वो माताओं को सुरक्षित रखने के लिए फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट वुमन का वहाँ का डेथ रेट बढ़ा है, हमें उस पर गौर रख के काम करना चाहिए। धन्यवाद। श्री माननीय राकेश सिन्हा, सवाल छत्तीसगढ़ पर है। छत्तीसगढ़ पर ही पूछ रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि ये स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन ट्राइबल क्षेत्रों में जिस प्रकार से गर्भवती महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो रही है, बस्तर बलरामपुर जैसे क्षेत्रों में लगातार इसके समाचार अखबारों में आ रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में यह देखते हुए कि ट्राइबल बेल्ट में जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन और बच्चों की मृत्यु हो रही है, कोई विशिष्ट रूप से सर्वे करवाएगी? क्योंकि यह सर्वे इसलिए आवश्यक है कि यदि राज्य सरकार कोई काम ना करे तो केंद्र सरकार ट्राइबल के मामले में चुप नहीं रह सकती है, नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उपस्थित किया है, ज़रूर ट्राइबल एरिया में कुछ भाग ऐसे हैं कि जहाँ पे माताओं की मृत्यु का दर बढ़ा है। आपके माध्यम से मैं लगातार यही कह रही हूँ कि जननी सुरक्षा योजना है जो कि एक प्रमोट करती है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाया जाए। वहाँ पे लगातार हमने पिछले लगभग 1 साल में 1 करोड़ बेनिफिशरीज़ ने वहाँ पे लाभ उठाया है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से वहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्ट हो, डायग्नोस्टिक हो, मेडिसिन्स हो, वो प्रोवाइड करें, ये भी हमने निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से इन्वेस्टिगेशंस पे और ड्रग्स के लिए और विशेष करके इन ट्राइबल एरिया में ये सुविधा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने विशेष कार्यक्रम भी दिया है। इसके अलावा पोषण अभियान के माध्यम से जो कि बच्चों और वुमेन के लिए माल न्यूट्रिशन को मदद करने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए ऐसी अनेक योजनाएं हैं केंद्र सरकार के माध्यम से जो कि लगातार की जा रही है। अनीमिया मुक्त भारत हो, विटामिन ए सप्लीमेंट्स हो, और विशेष करके होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के लिए जो हमारी आशा बहनें घर पे जाती है, उसे ये कंट्रोल करने में मदद करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 65, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री माननीय सीमा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कोरोना काल में जन औषधि केंद्र 8000 खोलने से सस्ती दवाइयों से लेकर के वैक्सीन लगाने, वैक्सीन बनाने, वैक्सीन को विदेश भेजने में, विदेशों में मतलब जितने भी देश हैं सबसे ऊंचा स्थान भारत का रहा है। इसके लिए हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं।
मानव मेरा Question, जी। मानव मेरा सवाल ये है, कोरोना होने के बाद जिन व्यक्ति को कोरोना हुआ अथवा उनके परिवार से कोई मर गया अथवा उनका कोई रिश्तेदार मर गया अथवा ऐसी महिलाएं जो गर्भवती थी उनको कोरोना हो गया था, ऐसे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर समाया हुआ है कोरोना को लेकर के। उनके मन में एक प्रकार से ऐसा वातावरण, सवाल पूछें प्लीज। वही सवाल पे सर आ रहे हैं। हाँ। ऐसा उनके मन में एक भय समाया हुआ है कोरोना को लेकर के। तो मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि जो यह डर सबके मन में समाया हुआ है, इस डर से निकलने के लिए, इस डर को दूर करने के लिए क्या सरकार कोई ऐसा बना करके उनके मानसिक आधार को बढ़ाने में क्या सरकार कोई प्रयास करेगी? धन्यवाद। निकाला माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है कि कोविड के कारण अनेक स्ट्रेस लेवल बढ़े और जिसके कारण सरकार ने भी उसको ध्यान में रखते हुए जो कि हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलता है और जिसके थ्रू हम डिस्ट्रिक्ट पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू मदद देते हैं। और ख़ास करके जो कोविड काल में माननीय सदस्य ने उपस्थित किया हुआ सवाल है कि मेंटल हेल्थ पे क्या किया गया, तो इनिशिएटिव्स बहुत सारे लिए गए जिसमें कि एक हेल्पलाइन दी गई जिसके कारण लोग हेल्पलाइन से मदद ले सके और उसके थ्रू लगभग 5,77,743 कॉल्स रिसीव हुए जिसके थ्रू लोगों को हेल्प भी मिली। और जो हमारा टेली कंसल्टेशन है थ्रू ई संजीवनी, उससे लगभग 2 करोड़ लोगों ने भी टेली कंसल्टेशन लिए जिसमें कि मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन भी थे। इसके अलावा एडवाइजरीज दिए गए, मीडिया के थ्रू भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रचार प्रसार किया गया और अनेक ऐसी गाइडलाइन दी गई जिसमें कि पेंडेमिक में कोई भी स्ट्रेस ना ले और इस कोरोना के संकट में हमने मेंटल स्ट्रेस पे विशेष दे के लोगों को अच्छे रहने के लिए इस माध्यम से मदद की। धन्यवाद। माननीय सीमा जी, दूसरा सप्लीमेंट। माननीय सरकार का जवाब बहुत अच्छा आया है कि मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्चा सेवाओं तक पहुंच में और सुधार करने के लिए बजट 2022-23 में राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें निमहांस बेंगलुरु को नोडल केंद्र बनाते हुए 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का सवाल पूछे प्लीज। मनोहर, अब इसके बाद मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश भारत का लगभग बहुत बड़ा प्रदेश है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि जो ये 23 टेली मानसिक केंद्र की स्थापना करी गई है, क्या इसमें उत्तर प्रदेश का भी राज्य का नाम भी कहीं शामिल है? माननीय उपसभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो कि इस बजट में खास करके जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि लोगों के स्ट्रेस लेवल बढ़े हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इम्प्रूवमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, काउंसलिंग केयर के लिए और सर्विस के लिए 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस दिए जाएंगे जिसका निमहांस एक नोडल सेंटर बनेगा। मैं आदरणीय सांसद को ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। हमारा प्रयास है सर कि ऐसे अनेक सेंटर्स हो जहाँ पे ये सुविधा मिले। पहले भी हमारे 25 सेंटर्स ऐसे काम कर रहे हैं और अलग अलग माध्यम से साइकेट्री डिपार्टमेंट हो, वहाँ के स्ट्रेंथनिंग हो, उसमें भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ज़रूर सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश हो या हमारे सभी राज्यों को सेवा देने में ज़रूर कामयाब रहेंगे। इसके अलावा भी हम डिजिटल के माध्यम से भी ऐसी सुविधा दें कि कोई वंचित ना रहे, उससे वो मदद ज़रूर मिले। धन्यवाद। माननीय कनिमोजी एनवीएन सोमू जी। Thank you, sir. Sir, they have said they would generate awareness among the masses and the mental health. I would like to know who's monitoring this. Is there a doctor who's heading the team, or it's only the psychological people who just done a BSc psychology is heading the team? And they've also said 23 telemental health centers will be allocated. In which states is Tamil Nadu also part of it? And I would also like to... You have already put, this is second question, so please come to now. Yes. There's almost one more question, sir. Yes.
is the counseling a part for all the COVID positive patients? Because not only post-COVID they have a trauma, they do have trauma Thank when you. they are having Thank that you. also. Thank you. So I would like to also know on that, sir. थैंक यू। देयर आर 3 क्वेश्चंस, आप तीनों या चाहे एक का जवाब दे, क्योंकि वी हैव टू मूव फर्दर। जी, आदरणीय उपसभापति महोदय, जैसे कि मैंने कहा कि इस साल के बजट में जो नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम दिया है उसके आधार पर नए 23 सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेंगे और लगातार माननीय सदस्य सभी की इच्छा है कि हमारे राज्य में ये सेंटर्स बने। ये बड़ी अच्छी बात है और ये एक अच्छा कदम उठाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि ये सुविधा बढ़े और लगातार इस माध्यम से अनेक राज्यों में ये इंस्टीट्यूशन दिए जाएंगे, वो तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, जैसे कि सदस्य ने कहा है, ज़रूर इन पे हम इस माध्यम के उत्तर के माध्यम से उन्हें ये दिया जाएगा कि तमिलनाडु में भी खुलेगा। बहुत माननीय प्रसन्न आचार्य जी। Refer to the social stigma that is attached to mental health. Sir, it is a fact that in our society, generally stigma is associated with mental health, and in many cases, sir, the mental patient is deserted by the family members and leaving the patient to utmost suffering. I would like to know from the Honorable Minister whether government has any specific program to provide shelter and treatment to such deserted patients who are every day seen loitering on the street in a very miserable condition. थैंक यू माननीय प्रसन्न। सर, बहुत ही अहम मुद्दा है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाने में शायद देर करते हैं, क्योंकि ये जैसे सोशल स्टिग्मा से जुड़ा हुआ आपका एक सांसद, आदरणीय सांसद महोदय का मुद्दा है, लेकिन फिर भी वही हम दोहरा रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर विशेष जोर दिया और ख़ास करके कोविड-19 के कारण जो कि एक मेंटल स्ट्रेस का मुद्दा बना और टेली कंसल्टेशन से भी हमने उसको हेल्प करने का प्रयास किया। सेंट्रल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है जो कि निमांस है, रांची में है और आसाम में है, जहाँ के बेसिक, सेकेंडरी, टर्शरी के लिए मदद दी जाती है। उसके अलावा नेशनल डिजिटल एकेडमी जो कि ट्रेनिंग भी देती है और हर एक के मदद के लिए आज तक हमने इस कार्यकाल में जो कि लास्ट कोविड के कार्यकाल में लगभग 16,000 के ऊपर सर ट्रेनिंग भी दिए, जिसके माध्यम से हर एक को डिजिटल माध्यम से मदद भी मिले और ये सोशल स्टिग्मा ना ही रहे, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ इस माध्यम से मदद करके कोई भी स्ट्रेस में ना रहे, कोई भी ये साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाने के डर से बाहर आए। इसके कारण ये बड़े पैमाने पर ये बजट भी आवंटित किया है। धन्यवाद। माननीय आनंद शर्मा जी। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, स्वागत करते हुए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो बजट में अनाउंस हुआ है कि जो कई तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो एक बास्केट में नहीं डाले जा सकते। क्या वयस्क लोग जो हैं, एडल्ट्स और बड़ी उम्र के लोग, कई बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप चले जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, और जो एडल्ट्स हैं, बूढ़े लोग हैं, वृद्धावस्था में कोई उनकी देखरेख नहीं करता। क्या केंद्र सरकार राज्यों से बात करके पूरे देश के अंदर अनाथ लोगों के लिए, वयस्क जिनको कोई देखने नहीं कर सकता, और वृद्ध लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाने की पे विचार करेगी? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समस्याएं हैं वो NHM के माध्यम से वहाँ पे भी उपलब्ध होगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10 बेड भी ऐसे रिजर्व रखे जाएंगे जिसमें कि साइकेट्रिस्ट हो या फिर साइकोलॉजिकल मदद करने के लिए। और सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये कहना चाहूँगी कि शायद वहाँ पे अगर उनके ज़िलों में ये सुविधा नहीं होगी तो हमें ध्यान देकर वो PIP के प्रोग्राम के थ्रू, NHM के थ्रू अगर आप दे सकते हैं तो हम उस माध्यम से, केंद्र सरकार मदद करने में वो राशि भी आवंटित करती है सर, उसमें फंड्स भी दिए जाते हैं जिसमें कि IAC और अवेयरनेस के लिए भी मदद दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 66 माननीय TG वेंकटेश जी।
माननीय टीजी वेंकटेश सभा अनुपस्थित। सर 66 लोकसभा। लोकसभा। यस सर। अच्छा, माननीय मंत्री जी पहला सप्लीमेंट्री माननीय वेंकटेश जी। My first additional question, sir. Minister, through you, number one, the vaccine manufacturing, coronavirus controlling, developed by Modi ji government successfully and distributing more than 100 crores people vaccinated and globally in a position to supply. But this is a vaccine will be preventive, sir. Please be But, brief in your question. Spreading of the virus, this will not help. Masks will not help, sir. HEPA filters has to be installed. Government is going to take any steps for installing the HEPA filters in the central halls, parliament, Please. some of the places. माननीय वेंकटेश जी प्लीज बी ब्रीफ। Over, sir. First question is over. HEPA Mani filters, whether they are going to install all the Thank you. all the halls. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न कोविड टीके के संदर्भ में है। कोविड टीका कितना असरकारक है, कितना असरकारक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नहीं केवल इंडिया में, ICMR में, उसके अलावा विश्व की सभी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ने कहा है कि टीका लगने से, वैक्सीनेशन हो जाने से हम कोविड में मोर्टालिटी रेट और हॉस्पिटलिटी रेट को कम कर सकते हैं और सक्सेसफुली कम हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में आज वयस्क लोगों को 97.5% फर्स्ट डोज लग चुका है और 77% लोगों को सेकंड डोज लग चुका है। विश्व के डेवलप्ड कंट्री में भी 90% से एबव फर्स्ट डोज नहीं लगा है। ये हिंदुस्तान ने लगा के दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोविड क्राइसिस के सामने एक अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका अच्छा नतीजा ये निकला कि जब थर्ड वेव आया या तो थर्ड सर्ज आया, ऐसी स्थिति में ओमिक्रॉन के सामने लड़ने में यही टीकाकरण ने ही हमें उपयोगी हुआ है। ICMR की एक स्टडी अभी पिछले 2 दिन के पहले आई है, उसके मुताबिक देश में 99.3% जिस लोगों को कोविड हुआ था लेकिन उसको टीकाकरण हो गया था, इसलिए वो सुरक्षित रहे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है और हिंदुस्तान ने ये विश्व के सामने एक एग्जाम्पल स्थापित किया है कि इतना बड़ा देश, ह्यूज डाइवर्सिटी, इतनी विविधता के बावजूद भी विश्व के सापेक्ष में भारत ने अच्छी तरह से कोविड क्राइसिस के सामने लड़ाई लड़ी है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय वेंकटेश जी। Second supplementary question, sir. Is it true that Omicron affected persons develop antibodies which can prompt the body's immune response to the virus and protect from any variant of COVID-19 virus? I want reply from Minister. Thank you. माननीय स्पीकर साहब, कोविड टीका लगने से व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होता है और वो कोविड वेरिएंट आते हैं तो उसके सामने सुरक्षा देता है। धन्यवाद। माननीय जॉन ब्रिटस। Sir, is it a fact that numerous RT-PCR tests which people have to undergo is becoming a big loot? Sir, I myself spend almost 25,000 rupees in a month's time. Will the government consider this fact and ensure that the charges for the RT-PCR tests are reduced or made uniform or made it free like in other countries? Will the government also consider that the money for RT-PCR be spent from the PM Care Fund, for which 2/3 of the money is unspent? राइट मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया है वो RT-PCR टेस्ट के पर है। RT-PCR टेस्ट तरह तरह की टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है, तरह तरह की किट उपलब्ध है। जो भारत सरकार के हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ फ्री होता है, प्राइवेट में जाते हैं तो अलग अलग किट की अलग अलग प्राइस के मुताबिक टेस्ट होता है और लोग प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी जाके करवाते हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी का उपयोग करें तो कोई खर्च नहीं लगेगा। राइट। श्री वी विजय साई रेड्डी सप्लीमेंट्री। नहीं। श्री सैयद जफर इस्लाम। वैसे तो सरकार को जितनी भी बधाई दी जाए सर,
कम होगी जो वैक्सीनेशन जिस तरह से हमारे देश में हुआ है। लेकिन एक मेरा बेसिक सवाल है, चूँकि अब स्कूल्स खुल रहे हैं, छोटे बच्चों को अभी वैक्सीनेशन, छोटे बच्चों को अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ओमिक्रॉन का कितना खतरा छोटे बच्चों पे है, इसलिए कि स्कूल खुल गए हैं और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। ये थोड़ा मंत्री जी इस पे गाइड कर दे तो अच्छा होगा। राइट, मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसको वैक्सीन देना, किसको वैक्सीन नहीं देना, वो साइंटिफिक का सुझाव के आधार पर डिसाइड किया जाता है। देश में उसके लिए एक इंटागी करके एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है। एक्सपर्ट लोगों की टीम बार बार बैठती है और समय समय पर सुझाव देती है और सुझाव के आधार पर सरकार डिसीजन करती है। भारत सरकार ने 80 एबव पहले किया था, उसके बाद 15 से 18 एज के बच्चों को टीका लगाने का अभियान आज चल रहा है। 67% 15 to 18 एज के बच्चों को टीका लग चुका है, तेज गति से चल रहा है। और जैसे जैसे हमारे साइंटिफिक एक्सपर्ट टीम के ओपिनियन आएंगे, एक्सपर्ट टीम के ओपिनियन के आधार पर आगे का डिसीजन किया जा सकता है। राइट, श्री रामचंद्र जांगरा, क्वेश्चन 67, क्वेश्चन 67। जांगरा जी। लोकसभा जी, लोकसभा। और लोकसभा, मंत्री जी। टल पर रख दिया है। ठीक है, सप्लीमेंट्री रामचंद्र जांगरा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ मिला है, उनकी ज़िंदगी बची है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस आयुष्मान योजना के तहत बहुत से लाभ के जो पात्र लोग थे वो वंचित रह गए सर्वेक्षण में किसी कमी के कारण। भारत सरकार ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पुनः सर्वेक्षण का अभियान चलाया है आपके द्वारा आयुष्मान के तहत। मेरे हरियाणा प्रदेश में भी बहुत से लोग इस लाभ से वंचित रह गए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि इस स्कीम को अन्य राज्यों में भी सर्वेक्षण के लिए बढ़ाने की कोई योजना है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत योजना ये देश के गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है उसमें से निकली हुई योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के गरीब लोग, और कोई गरीब के यहाँ बीमारी आती है, बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, वो अमीर के यहाँ भी आती है और गरीब के यहाँ भी आती है। जब अमीर के यहाँ कोई बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, लेकिन कोई गरीब के यहाँ बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा नहीं होता है, इसलिए वो कभी अपना इलाज नहीं करवा सकते थे और कई बार ऑपरेशन भी नहीं करवा सकते थे। और परिवार के मुखिया जो घर का संचालन करते थे, कमाई का एक ही व्यक्ति माध्यम हो, ऐसे व्यक्ति परिवार में नहीं रहने से परिवार के पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होती थी। ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन प्रधानमंत्री जी ने किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया में एक बार आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले अमेरिका में ओबामा केयर योजना चलाई गई थी। ओबामा केयर योजना में 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी गई थी और दुनिया में उसकी वाहवाही हुई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी योजना है। आज तक 3 करोड़ लोग इस योजना के मुताबिक अपनी ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और गरीब लोगों के परिवार के सदस्य का भी उससे इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ है और उसका परिवार सशक्त हुआ है। सेकंड सप्लीमेंट्री जांगरा जी। जी मान्यवर, मेरा मंत्री जी से सवाल ये है कि इसमें जो डाटाबेस है वो 2011 की जनगणना का लिया गया है, जिसमें टोटल जो अभी तक जो सर्वेक्षण में आए हैं वो 15 करोड़ 73 लाख के लगभग आए हैं, जो हिंदुस्तान की जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी कम है। तो मैं मंत्री महोदय से पुनः यही जानना चाहता हूं कि इसका पुनः सर्वेक्षण की कोई योजना है ताकि जो लाभ के पात्र हैं, जो वंचित रहे, उनको दोबारा लिया जाए। टाइम इज ओवर।